आशा करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है कुमार ओनिस और आप देख रहे हैं रियल नॉलेज वर्ल्ड। तो हिस्ट्री क्लास 10th लेसन 2 समाजवाद और साम्यवाद, और यह इस अध्याय का नोट्स होगा। और साथ ही सभी प्रश्नों का उत्तर जो है ना बिल्कुल आसान भाषा में दिए गए, क्योंकि याद करने में भी आपको काफ़ी सुविधा होगी। और साथ ही इस वीडियो को जो है ना आप लोग अपने दोस्तों में शेयर जरूर कीजिए। साथ ही जितने अधिक मात्रा में वीडियो पर व्यूज और लाइक्स आएंगे ना, आपको साथ उतने अधिक वीडियोज अवेलेबल कराए जाएंगे। तो प्लीज़ शेयर विथ योर फ्रेंड्स ऑन योर फेसबुक एंड व्हाट्सएप ग्रुप। और सबसे पहले सबसे पहले जो है वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस, यानी कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला सवाल, पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? उत्तर, पूंजीवाद उस आर्थिक प्रणाली या तंत्र को कहते हैं जिसमें उत्पादन के साधनों का स्वामित्व यानी मालिकाना हक पूंजीपतियों के हाथों में होता है। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था में राष्ट्र के संसाधनों पर पूंजीपतियों का दबदबा कायम होता है। उदाहरण के लिए अमेरिका, यूनाइटेड किंगडम, न्यूजीलैंड, हांगकांग, ऑस्ट्रेलिया इत्यादि। सवाल नंबर 2, खूनी रविवार क्या है? उत्तर, 9 जनवरी 1905 ईस्वी को आम किसान, गरीब, मजदूर तथा असहाय लोगों का एक समूह रोटी दो के नारों के साथ रूस के राजमहल की ओर जा रहे थे। जार को लगा कि ये लोग राजमहल पर आक्रमण करने आ रहे हैं। जार ने बिना कुछ सोचे समझे उन निहत्थे गरीब लोगों पर गोली चलाने का आदेश दे दिया, जिसमें सैकड़ों लोग मारे गए। चूंकि यह दिन रविवार का था, इसलिए इतिहास में इसे खूनी रविवार के नाम से जाना जाता है। सवाल नंबर 3, अक्टूबर क्रांति क्या है? उत्तर, 7 नवंबर 1917 ईस्वी को बोल्शेविक समर्थकों ने तत्कालीन केरेंस्की सरकार का तख्ता पलट कर दिया। पुराने रूसी जूलियन कैलेंडर के अनुसार चूंकि यह माह अक्टूबर का था, इसलिए इसे अक्टूबर क्रांति भी कहा जाता है। इस क्रांति में बोल्शेविक समर्थकों ने पेट्रोग्राड के रेलवे स्टेशन, बैंक, डाकघर, टेलीफोन केंद्र, कचहरी तथा अन्य सरकारी भवनों पर अधिकार कर लिया था। सवाल नंबर 4, सर्वहारा वर्ग किसे कहते हैं? उत्तर, समाज का वैसा वर्ग जिसमें आम किसान, मजदूर तथा गरीब लोग शामिल होते हैं, सर्वहारा वर्ग कहलाता है। रूसी क्रांति के दौरान बोल्शेविक सर्वहारा वर्ग के पक्षधर थे। सवाल नंबर 5, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति कैसी थी? उत्तर, क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। साथियों, अब इस अध्याय के लघुत्तरीय प्रश्न, शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। पहला सवाल, रूसी क्रांति के किन्हीं 2 कारणों का वर्णन करें। उत्तर, सन 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के कई कारण थे, जिनमें से 2 प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन। और साथियों इन पॉइंट्स को भी आपको एक्सप्लेन करना है, और यानी कि इस पॉइंट्स के बारे में जो है ना कुछ बातें आपको लिखनी जरूरी है। देखिए यहाँ पे 1917 ईस्वी के पूर्व रूस में रोमनोव राजवंश का शासन था, जिसके सम्राट को जार कहा जाता था। 19वीं सदी के मध्य तक यूरोप की राजनीतिक संरचना बदल चुकी थी तथा राजतंत्र की शक्ति सीमित की जा चुकी थी। इन सब के बावजूद जार अपनी निरंकुश नीति से बाज नहीं आ रहा था, जो क्रांति का कारण बना। दूसरा पॉइंट है आपका, कृषकों की दयनीय स्थिति। क्रांति से पूर्व रूसी किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा करों के बोझ से वे दबे हुए थे। ठीक है। सवाल नंबर 2 लघु का, रूसीकरण की नीति क्रांति हेतु कहाँ तक उत्तरदायी थी? उत्तर, रूसी क्रांति के पूर्व रूस में विभिन्न प्रकार के लोग रहते थे, जो विभिन्न जाति धर्म से आते थे तथा अलग अलग भाषाओं का इस्तेमाल करते थे। उनका रहन सहन, खान पान एवं रस्म रिवाज अलग अलग था। परंतु रूसीकरण की नीति के तहत जब जार ने इन लोगों पर एक समान भाषा, रसियन भाषा तथा संस्कृति थोपने का प्रयास किया, तो अल्पसंख्यकों में इससे संशय का माहौल बनना शुरू हो गया। इस प्रकार आगे चलकर रूसीकरण की नीति भी क्रांति का कारण बना। प्रश्न संख्या 3 लघु का, साम्यवाद
एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। कैसे? उत्तर, साम्यवाद कार्ल मार्क्स और फ्रेडरिक एंगल्स द्वारा प्रतिपादित तथा साम्यवादी घोषणा पत्र में वर्णित समाजवाद की चरम परिणति है। साम्यवाद सामाजिक राजनीतिक दर्शन के अंतर्गत एक ऐसी विचारधारा है जो राष्ट्र के संसाधनों पर समाज के सभी वर्ग के लोगों का एक समान अधिकार दर्शाती है। 1917 ईस्वी के रूसी क्रांति के बाद रूस में साम्यवादी व्यवस्था कायम की गई, जबकि उस समय अधिकतम यूरोपीय देशों में पूंजीवादी व्यवस्था थी। इस प्रकार रूस में पहली बार साम्यवादी व्यवस्था लागू किया गया, जो एक नई आर्थिक एवं सामाजिक व्यवस्था थी। प्रश्न संख्या 4, नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। कैसे? उत्तर, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद रूस में जारशाही व्यवस्था का पतन हुआ तथा एक नई आर्थिक व्यवस्था साम्यवाद लागू किया गया। उस समय सत्ताधारी पार्टी का मुखिया लेनिन ने देखा कि तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना अर्थात एक साथ संपूर्ण पूंजीवादी विश्व से टकराना होगा, जो कि संभव नहीं था। इसलिए सन 1921 ईस्वी में लेनिन ने समाजवाद एवं पूंजीवाद के बीच का एक रास्ता निकाला तथा किसानों और मिल मालिकों के पक्ष में कई नीतियां लागू की, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया। चूँकि नई आर्थिक नीति में मार्क्सवादी सिद्धांतों से हटकर भी कई कदम उठाए गए थे, इसलिए यह कहना गलत नहीं होगा कि नई आर्थिक नीति मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ समझौता था। प्रश्न संख्या 5, प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय क्रांति हेतु मार्ग प्रशस्त किया। कैसे? उत्तर, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 तक चला। इस युद्ध में रूस मित्र राष्ट्रों की ओर से लड़ रहा था। रूसी जार का युद्ध में शामिल होने का एकमात्र कारण यह था कि रूसी जनता आंतरिक असंतोष को भूलकर बाहरी मामलों में उलझी रहे। रूसी सेनाओं के पास न तो अच्छे हथियार थे और न ही पर्याप्त भोजन की सुविधा। इस प्रकार युद्ध में चारों ओर रूसी सेनाओं की हार हो रही थी। रूसी सेना युद्ध हारने के बाद जब अपनी फटेहाल अवस्था में वापस लौटी तो जनता को सम्राट का विश्वासघात समझ आ चुका था, जो रूसी क्रांति का सबसे प्रमुख कारण बना। साथियों, अब आपके द्वितीय प्रश्न लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस। पहला सवाल द्वितीय प्रश्न का, रूसी क्रांति के कारणों की विवेचना करें। उत्तर, 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति की एक नहीं बल्कि कई कारण थे, जिनमें से कुछ प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, जार की निरंकुशता एवं अयोग्य शासन, और सारे पॉइंट्स को यहाँ आपको एक्सप्लेन भी करने हैं। देखिए, 1917 ईस्वी के पूर्व रूस में रोमनोव वंश का शासन था, जिसके सम्राट को जार कहा जाता था। सन 1894 ईस्वी में जार निकोलस द्वितीय सम्राट की गद्दी पर बैठा, जो निरंकुश एवं अयोग्य था। इस जनता के सुख दुख से कोई मायने मतलब नहीं था, जो आगे चलकर क्रांति का कारण बना। दूसरा पॉइंट, कृषकों की दयनीय स्थिति। रूस में किसानों की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। उनके खेत बहुत छोटे छोटे थे, जिन पर वे पुराने ढंग से खेती करते थे। उनके पास पूंजी का भी अभाव था तथा टैक्स के बोझ से वे दबे हुए थे। ऐसे में किसानों के पास क्रांति के सिवा कोई चारा नहीं था। तीसरा पॉइंट, मजदूरों की दयनीय स्थिति। रूस में मजदूरों की अत्यंत दयनीय स्थिति थी। उन्हें अधिक काम करना पड़ता था, परंतु मजदूरी काफ़ी कम मिलती थी। मजदूरों के साथ काफ़ी दुर्व्यवहार किया जाता था, अतः वे अपनी स्थिति से संतुष्ट नहीं थे। पॉइंट नंबर 4, रूसीकरण की नीति। सोवियत रूस विभिन्न राष्ट्रीयताओं का देश था, जहां मुख्य रूप से स्लाव जाति के लोग रहते थे। इनके अतिरिक्त यहाँ फिन, पोल, जर्मन तथा यहूदी भी अल्पसंख्यक थे। इन लोगों का अपना अपना भाषा तथा रस्म रिवाज था, परंतु रूसीकरण की नीति के तहत जब इन लोगों पर एक समान भाषा तथा संस्कृति लादने का प्रयास किया गया तो अल्पसंख्यकों पर इसका नकारात्मक प्रभाव पड़ा, जो आगे चलकर क्रांति का कारण बना। उपरोक्त कारणों के अलावा क्रीमिया का युद्ध, औद्योगिकरण की समस्या, जापान से पराजय, रूस में मार्क्सवाद का प्रभाव तथा बुद्धिजीवियों का उदय और तत्कालिक कारण में प्रथम विश्व युद्ध में रूस की पराजय भी शामिल था। सवाल नंबर 2,
लॉन्ग क्वेश्चन का द्वितीय प्रश्न सवाल नंबर 2, नई आर्थिक नीति क्या है? उत्तर, सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति के बाद बोल्शेविकों ने लेनिन के नेतृत्व में रूस में सरकार का गठन किया और साम्यवादी सिद्धांतों को लागू किया। लेनिन ने देखा कि जनता पूरी तरह से इस सिद्धांत से संतुष्ट नहीं है, फिर भी तत्काल पूरी तरह समाजवादी व्यवस्था लागू करना एक साथ सारी पूंजीवादी दुनिया से टकराना होगा। इसलिए मार्क्सवादी सिद्धांतों के साथ कुछ हद तक समझौता करके लेनिन ने एक नई आर्थिक नीति की घोषणा की, जिसे नई आर्थिक नीति कहा गया। नई आर्थिक नीति की निम्नलिखित प्रमुख बातें थी। पहला, किसानों से अनाज लेने के स्थान पर एक निश्चित कर लगाया गया। बचा हुआ अनाज किसान का था और वे इसका मनचाहा इस्तेमाल कर सकते थे। दूसरा पॉइंट, यद्यपि यह सिद्धांत कायम रखा गया कि जमीन राज्य की है, फिर भी व्यवहार में जमीन किसान को दे दी गई। पॉइंट नंबर 3, 20 से कम कर्मचारी वाले उद्योगों को व्यक्तिगत रूप से चलाने का अधिकार मिल गया। पॉइंट नंबर 4, उद्योगों का विकेंद्रीकरण कर दिया गया। निर्णय और क्रियान्वयन के बारे में विभिन्न इकाइयों को काफ़ी छूट दे दी गई। पॉइंट नंबर 5, विदेशी पूंजी भी सीमित तौर पर आमंत्रित की गई। पॉइंट नंबर 6, व्यक्तिगत संपत्ति और जीवन की बीमा भी राजकीय एजेंसी द्वारा शुरू किया गया। पॉइंट नंबर 7, विभिन्न स्तरों पर बैंक खोले गए। और पॉइंट नंबर 8, ट्रेड यूनियन की अनिवार्य सदस्यता समाप्त कर दी गई। सवाल नंबर 3 द्वितीय प्रश्न का, हिस्ट्री क्लास 10 लेसन 2 समाजवाद और साम्यवाद। रूसी क्रांति के प्रभाव की विवेचना करें। उत्तर, सन 1917 ईस्वी की रूसी क्रांति का अनेक प्रभाव पड़ा, जिनमें से प्रमुख निम्नलिखित है। पहला, इस क्रांति के पश्चात श्रमिक अथवा सर्वहारा वर्ग की सत्ता रूस में स्थापित हो गई तथा इसने अन्य क्षेत्रों में भी आंदोलन को प्रोत्साहन दिया। पॉइंट नंबर 2, रूसी क्रांति के बाद विश्व विचारधारा के स्तर पर दो खेमों में बट गया, साम्यवादी विश्व एवं पूंजीवादी विश्व। पॉइंट नंबर 3, द्वितीय विश्व युद्ध के पश्चात पूंजीवादी विश्व तथा सोवियत रूस के बीच शीत युद्ध की शुरुआत हुई और आगामी 4 दशकों तक दोनों खेमों के बीच शस्त्रों की होड़ चलती रही। पॉइंट नंबर 4, रूसी क्रांति के पश्चात आर्थिक आयोजन के रूप में एक नवीन आर्थिक मॉडल आया। आगे पूंजीवादी देशों ने भी परिवर्तित रूस में इस मॉडल को अपना लिया। इस प्रकार स्वयं पूंजीवादियों के चरित्र में भी परिवर्तन आ गया। पॉइंट नंबर 5, रूसी क्रांति की सफलता ने एशिया और अफ्रीका में उपनिवेश मुक्ति को भी प्रोत्साहन दिया, क्योंकि सोवियत रूस की साम्यवादी सरकार ने एशिया और अफ्रीका के देशों में होने वाले राष्ट्रीय आंदोलन को वैचारिक समर्थन प्रदान किया। सवाल नंबर 4, कार्ल मार्क्स की जीवनी एवं सिद्धांतों का वर्णन करें। यानी कार्ल मार्क्स के बारे में जो है ना यहाँ पे आपको लिखना है। उत्तर, कार्ल मार्क्स का जन्म 5 मई 1818 ईस्वी को जर्मनी में राइन प्रांत के टियर नगर में एक यहूदी परिवार में हुआ था। कार्ल मार्क्स के पिता हेनरिक मार्क्स एक प्रसिद्ध वकील थे, जिन्होंने बाद में चलकर ईसाई धर्म ग्रहण कर लिया था। मार्क्स ने बोन विश्वविद्यालय में विधि की शिक्षा ग्रहण की, परंतु 1836 ईस्वी में बर्लिन विश्वविद्यालय चले गए, जहां उनके जीवन को एक नया मोड़ मिला। मार्क्स हीगल के विचारों से प्रभावित था। 1843 ईस्वी में उसने बचपन के मित्र जेनी से विवाह किया। उसने राजनीतिक एवं सामाजिक पटल पर मॉन्टेस्क्यू और रूसो के विचारों का गहन अध्ययन किया। कार्ल मार्क्स की मुलाकात पेरिस में 1844 ईस्वी में फ्रेडरिक एंगेल्स से हुई, जिससे जीवन भर उसकी गहरी मित्रता बनी रही। एंजेल्स के विचारों एवं रचनाओं से प्रभावित होकर मार्क्स ने भी श्रमिक वर्ग के कष्टों एवं उसकी कार्य की दशाओं पर गहरा विचार करना आरंभ कर दिया। मार्क्स ने एंजेल्स के साथ मिलकर 1848 ईस्वी में साम्यवादी घोषणा पत्र प्रकाशित किया, जिसे आधुनिक समाजवाद का जनक कहा जाता है। मार्क्स ने 1867 ईस्वी में दास कैपिटल नामक पुस्तक की रचना की, जिसे समाजवादियों की बाइबिल भी कहा जाता है। कार्ल मार्क्स ने 5 सिद्धांत दिए, जो निम्नलिखित है। पहला, द्वंद्वात्मक भौतिकवाद का सिद्धांत। दूसरा, वर्ग संघर्ष का सिद्धांत। तीसरा, इतिहास की भौतिकवादी व्याख्या।
चौथा मूल्य एवं अतिरिक्त मूल्य का सिद्धांत और पांचवा राज्य विहीन व वर्ग विहीन समाज की स्थापना। सवाल नंबर 5 अध्याय 2 का यूटोपियन समाजवादियों के विचारों का वर्णन करें। उत्तर, यूटोपियन का अर्थ स्वप्नदर्शी होता है। इस सिद्धांत का सर्वप्रथम व्याख्याता सेंट साइमन था, जिसका मानना था कि राज्य एवं समाज को इस ढंग से संगठित करना चाहिए कि लोग एक दूसरे के शोषण करने के बजाय मिलजुल कर प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करें। उनका यह भी कहना था कि लोगों को गरीबों के नैतिक एवं भौतिक उत्थान के लिए काम करना चाहिए। प्रत्येक को उसकी क्षमता के अनुसार काम तथा प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार वेतन देना चाहिए। आगे चलकर यही वाक्य समाजवाद का मूल्य नारा बन गया। एक अन्य विचारक चार्ल्स फॉरियर था, जो औद्योगिक कार्य का विरोधी था। इसके अलावा एक अन्य फ्रांसीसी चिंतक लुई बाला था, जिसने राजनीति में भी भाग लिया। उसका मानना था कि आर्थिक सुधार तो हो, लेकिन उसके पहले राजनीतिक सुधार होना आवश्यक है। एक महत्वपूर्ण यूरोपियन चिंतक रॉबर्ट ओवेन था, जिसने स्कॉटलैंड में एक कारखाना लगा रखा था। उसने अपने कर्मचारियों को अच्छी सुविधाएं तथा वेतन दिया। इन सब के बावजूद उसने पाया कि उसका मुनाफा बढ़ गया। इस प्रकार उसने माना कि संतुष्ट श्रमिक ही वास्तविक श्रमिक होता है। तो साथियों, ठीक है, ये रहा आपका अध्याय 2 का प्रश्न और उत्तर। साथियों, आई होप कि यह वीडियो साथियों आपके लिए काफ़ी यूजफुल रहा होगा। प्लीज़ लाइक द वीडियो, सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन साथियों, ठीक है। और साथियों, आप लोग जो है इस वीडियो को अपने फेसबुक और साथियों व्हाट्सएप ग्रुप पर भी शेयर जरूर करें। ठीक है, बस इतना ही आज के लिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।